नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यूपी एपीओ की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। एग्ज़ाम आने वाला है, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लाया हूँ। और मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट आएंगे। तीनों पार्ट को अच्छे से कर जाइएगा और मैं आप कहो तो लिख के दे दूंगा। 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, गारंटीड बात है। तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं। तो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, यानी भैया छोटा संविधान हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए वेरियस आर्टिकल्स में। ठीक है, तो अब इससे जो सबसे बड़ा बदलाव लाया जा रहा था, आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आर्टिकल 368 जो कि डील करता है पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट मेकिंग पार्लियामेंट की। ठीक है, तो उसमें 2 क्लॉज लाए गए, क्लॉज 4 और क्लॉज 5, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट की जो भी अमेंडमेंट मेकिंग पावर है, ठीक है, उसको आप किसी भी ग्राउंड में कोर्ट में नहीं ला सकते हो। दूसरा क्या कहा गया कि पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है, उसमें वो जो भी अमेंडमेंट वगैरह करी उसमें कोई भी लिमिटेशन प्लेस नहीं करी गई। तो देखो पार्लियामेंट ने क्या करा, हम कुछ भी लॉ बनाए, हमारे ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, हम कोई भी लॉ बना सकते हैं और वो किसी भी ग्राउंड में कोर्ट में चैलेंज नहीं की गई जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने दे सकती है। इसीलिए तो भैया उसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है दोस्तों। तो मिनर्वा मिल केस आया, मिनर्वा मिल केस ने 42nd अमेंडमेंट से जो आर्टिकल 368 में 2 चेंजेस आए थे क्लॉज 4 और 5 में, उनको स्ट्रक डाउन करा और बोला पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती है, पार्लियामेंट के ऊपर लिमिटेशन प्लेस करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लॉ ऑफ द लैंड। पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोली कि जो जुडिशियल रिव्यू है, कोर्ट का जो एग्जामिन करने का लॉ उसको पार है, ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको नहीं हटा सकते हैं। अभी जो बेसिक फीचर की फिलॉसफी थी बेसिकली हमारी केशव नंदा भारती केस से आई थी। छोटा सा ब्रीफ में बता दूंगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्लियामेंट के पास, हमारे लेजिस्लेचर्स के पास पार है, आप अमेंडमेंट लाइए, ठीक है, आप ला सकते हैं अमेंडमेंट, लेकिन आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, आपको उनको रखना ही रखना पड़ेगा, आपको उनको फॉलो करने ही करना पड़ेगा, वो बेसिक फीचर है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अच्छा हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में कितने वर्ड्स हैं? बहुत बार ये एग्जाम्स में देखा गया है। तो प्रीएम्बल में भैया 86 वर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, प्रीएम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन तीनों को याद रखिएगा। इस प्रकार से ऑप्शन में आ जाता है कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिक, या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिक, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा तीनों। अच्छा, बहुत बार एग्जाम में आजकल एक टेंडेंसी बन गई है इन 2 से सवाल आने की, तो याद रखिएगा वी बेरू बराई में बोला गया था प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशव नंदा में बोला गया था पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ऐसे याद रखिएगा, केशव ने पार्ट की बात की है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन जो और बहुत बार आता है, क्या प्रीएम्बल कभी अमेंड हुआ है? हाँ जी, प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट लाया गया था। कब? वही जो अभी हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात की थी, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। बेसिकली ये जो 3 वर्ड जोड़े गए थे, इनकी बेसिक फिलॉसफी ऑलरेडी इम्प्लिसिट थी हमारे प्रीएम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इनको एक्सप्लिसिट कर दिया गया। और ये 3 वर्ड कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। अब आप इन तीनों के मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा, और जो सही बताएगा मैं उसको एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इट इज देयर इन, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? बेसिकली कमेंसमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इसमें पता है ज़्यादातर बच्चे क्या कर देंगे, कोई आर्टिकल 1 लगा देगा, कोई आर्टिकल 2 लगा देगा, लेकिन याद रखिएगा
दिस इज आर्टिकल 394 जहां पे कमेंसमेंट की बात की गई है। तो प्लीज एक बार इस आर्टिकल को जरूर देख लीजिएगा, आर्टिकल 394। अच्छा, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट मैंने कुछ लिखे, सारे नहीं लिखे। जैसे हमने देखा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कुछ कुछ फीचर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, ठीक है। इसीलिए बहुत बार हमारा बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इनमें से हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये लिए गए यूएसएसआर से, ठीक है। डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमारे यहाँ, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी हमारे यूएस से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, चलिए हमारा 6th क्वेश्चन आता है, हु कैन एडमिट और इस्टेब्लिश? कौन एडमिट कर सकता है या फिर इस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट इनटू द यूनियन? इंडियन यूनियन के अंदर कौन नए स्टेट इस्टेब्लिश कर सकता है या एडमिट? अब इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पार्लियामेंट, स्टेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। कहाँ पे? आर्टिकल 2 में। अच्छा, इसे एक क्वेश्चन और मुझे याद आता है, सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ कौन बनाता है? उससे रिलेटेड लॉ कौन रेगुलेट करता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, प्रेसिडेंट। ये 4 ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख के बताइएगा। सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ रही हैं आप सबको पता है, मैं भी यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन अब आप लोग याद रखिएगा कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन लॉ बनाता है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, या आप लोग देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा गलत है कि सही है। चलिए आगे चलते हैं। राइट टू वोट कैसा राइट है? लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है? कौन सा राइट है? राइट टू वोट। याद रखिएगा सर, राइट टू वोट लीगल राइट है, इसको लीगल राइट पर ही टिक कीजिएगा। याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे इसे गलत करके आ जाते हैं। कुछ बच्चे फंडामेंटल राइट लगा देते हैं, कुछ बच्चे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लगा देते हैं। सर जी, राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है? अब आप लोग मुझे बताइए, बताइए स्टूडेंट्स, राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट 44th अमेंडमेंट से इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। नाउ इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से आर्टिकल को कहा गया है? आर्टिकल 21, 31, 25, 32, बताइए। इसका आंसर है सर आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्योंकि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, वी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये राइट हमें कौन देता है? आर्टिकल 32। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि जो आर्टिकल 32 है ये हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, ये बात किसने बोली थी? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32, तो याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अच्छा, राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21A में आया था राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, इन तीनों में राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई है, वो कौन कौन से आर्टिकल हैं और क्या एज लिमिट दी गई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तीनों आर्टिकल, एक आपका फंडामेंटल राइट है, एक आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, और एक आपका DPSP है। ये आप लोगों का टास्क है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? सेपरेशन ऑफ पावर
आपका जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये दिया गया हमारे आर्टिकल 50 में। अच्छा, लिविंग वेजेस के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 43। प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 51। फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल 39A। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइए, जो एक बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, डीपीएसपी जो है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट होते हैं तो वी कैन गो टू दी कोर्ट, बट डीपीएसपी के पीछे क्या बाइंडिंग फोर्स होता है? अगर नहीं किया वी कैन नॉट गो टू कोर्ट, तो इसके पीछे बाइंडिंग फोर्स क्या है? याद रखिएगा, इसके पीछे बाइंडिंग फोर्स होता है पब्लिक ओपिनियन। सर, स्टेट के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस हिसाब से उसे डीपीएसपी को फॉलो करना है, कुछ चीज़ें करनी है अपने स्टेट में, नहीं करेंगे तो पब्लिक विल हैव एन ओपिनियन और फिर उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम इन डिफरेंट एग्जाम्स that what is the binding force behind directive principle of state policy, तो always remember this is public opinion। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए गए? पार्ट 4A में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट से आई? 42nd, देख रहे हैं सर, फंडामेंटल ड्यूटीज आई 42nd अमेंडमेंट से थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए तो बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट को, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट से आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। ओरिजिनली 10 थी, 11th एड ऑन हुई है 86 अमेंडमेंट के थ्रू, और 86 अमेंडमेंट से हमने अभी क्या देखा था? राइट टू एजुकेशन। तो 86 में भी यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बात हुई है। मैंने आप लोगों को बोला था ना, 3 आर्टिकल, एक फंडामेंटल राइट में, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में और एक फंडामेंटल ड्यूटी में। अब आप तीनों का ही टास्क है कि देखना है कि इन तीनों आर्टिकल्स में क्या लिखा है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज स्वर्ण सिंह कमिटी, SSC, एग्जाम का याद रख लो, SSC एग्जाम होता है। सो SSC, स्वर्ण सिंह कमेटी, गुड। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आर्टिकल 53 मेंशन करता है प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल भी एग्जैक्टली पूछा जा सकता है, या फिर ये भी MCQ के फॉर्म में आ सकता है। एग्जीक्यूटिव हेड यूनियन का कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, ठीक है, या फिर कोई और पोस्ट मेंशन कर सकते हैं, CAG, अटॉर्नी जनरल और प्रेसिडेंट, बट ऑलवेज रिमेंबर द आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांड ऑफ द फोर्सेज, सो ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? अच्छा, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज 35 ईयर, ठीक है। इलेक्शन होता है इसका इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ लिखा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मैंने टोटल मेंबर नहीं लिखा है, आई हैव रिटन इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका क्या रीजन है, आप लोगों को आइडिया है? बताता हूँ। देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर हम पार्लियामेंट इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसलिए नहीं लेते क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अगर वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन इसमें आएंगे प्रणाली में, तो भैया ये तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना कि आई नॉमिनेटेड यू, नाउ यू इलेक्ट मी, ठीक है, और यू पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, तो वो फेयर नहीं होगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर इलेक्टेड मेंबर, सो डोंट बी कंफ्यूज। अगर टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आ जाओ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, याद रखिएगा दिस इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा। एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है सर, काउंसिल नहीं है। अब इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है, अभी कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी असेंबली भी है काउंसिल भी है? अब आप लोग ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। प्लस यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये बाद में ऐड हुआ था। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अच्छा, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ऑलवेज रिमेंबर किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। अच्छा, प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट की सीट जो है वो खाली हो जाती किसी भी रीज़न की वजह से, रिज़ाइन दिया या फिर उनको रिमूव किया गया या डेथ इलनेस किसी भी वजह से, तो याद रखिएगा विद इन 6 मंथ्स
प्रेसिडेंट की वो दोबारा वो हो जाएगी, ठीक है, रीइलेक्ट होंगे और तब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। अच्छा, क्या प्रेसिडेंट रीइलेक्ट हो सकते हैं? हाँ जी, प्रेसिडेंट रीइलेक्ट हो सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 57 हमें बताता है। अच्छा, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का क्या ग्राउंड होता है बताइए? याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। और ये हमारा कहाँ लिखा है? आर्टिकल 56 के 1 के बी में लिखा है। एंड थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, और ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस कहाँ दी गई है सर? आर्टिकल 61 में दी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दिया गया है आर्टिकल 56 के 1 के बी में, और रिमूवल का जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट प्रोसेस वो दी गई है आर्टिकल 61 में, ठीक है। चलिए, अच्छा, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करते हैं भैया? प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, अटॉर्नी जनरल, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर, यूपीएससी के मेंबर्स। चलिए हम आगे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक और होल्ड करता है ऑफिस, कोई बता सकता है मुझे? चेयरमैन होते हैं सर राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं। अच्छा, अब इनको कौन इलेक्ट करता है? सर इनको मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देखिए यहाँ पे ना तो इलेक्टेड लिखा है ना नॉमिनेटेड लिखा है, दैट इज टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, इनको ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति साहब को तो हमारे सीजीआई साहब दिला देते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जी जो ओथ लेते हैं वो कर लेते हैं प्रेसिडेंट साहब द्वारा, यानी राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट देता है राष्ट्रपति जी को, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर कोई भी इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई भी डाउट आता है, तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगा, उसे डिसाइड कौन करेगा? तो याद रखिएगा, उसे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है आर्टिकल 72 के अंदर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। पार्लियामेंट में आ जाता है कभी कभार कि पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, और द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होता है। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, लोकसभा में मिनिमम 530 मेंबर्स कम्स फ्रॉम स्टेट, मिनिमम 20 मेंबर्स कम्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अच्छा, 2 एंग्लो इंडियन अपॉइंट होते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन 104th अमेंडमेंट से ये रिमूव कर दिया गया। तो सर ये अमेंडमेंट याद रखिएगा, 104th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल साहब आर्टिकल 76 में दिए गए, कहाँ दिए गए? आर्टिकल 76 में। इनको अपॉइंट कौन करता है? ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट द्वारा। अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट है इनकी। और इनकी बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? ही एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, या फिर जो भी और लीगल वर्क्स असाइन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। तो अभी हमने देखे ये हमारे 15 क्वेश्चंस। हम अभी अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा। और अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है पॉलिटी में, प्लीज़ मेरे सारे पार्ट अटेंड जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एपी और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब के लिए धन्यवाद।